Hello everyone. Now we'll study the pharmacology of constipation. ड्रग्स पढ़ने से पहले कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। या तो हम लोग डाइटरी फाइबर नहीं ले रहे हैं, ड्रग्स कोई ऐसी ले रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर या फिर कोई सिस्टेमिक इलनेस। इन सब रीजंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ओके और ये जो कॉन्स्टिपेशन के ड्रग्स हैं हम लोग ये कहाँ पे एक्ट करती हैं? ये एक्ट करती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन पे, बेसिकली कोलोन पे एक्ट करती हैं। और कोलोन की जो मोटिलिटी होती है वो जैसे उसमें पेरिस्टालसिस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो होती हैं ताकि जो ल्यूमेन के अंदर कंटेंट है ना, वो सारा मिक्स हो जाए। सो द कोलोनिक मोटिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ल्यूमिनल कॉन्टेंट्स। क्यों वो मिक्स करवाती है? ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके, है ना, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके और फिर वो सॉलिड बन जाए। तो दैट इज़ कि कोलोनिक मोटिलिटी इज़ यूज्ड फॉर। और मोटिलिटी साथ ही साथ उसे प्रॉक्सिमल से डिस्टल सेगमेंट्स तक भी लेके जाती है बाय प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस। जनरली ये करेक्ट हो सकती है अगर हम फाइबर रिच डाइट खाएं या फिर हम लोग एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करें, एप्रोप्रिएट बोवल हैबिट्स, एक्सरसाइज डेली, ये सब चीज़ों से नॉर्मली करेक्ट हो जाती है। लेकिन कईयों में नहीं होती तो वी गो फॉर द ड्रग्स ऑप्शन। सो दो टाइप्स की होती हैं, परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव्स। और भी नाम है। लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो इवैक्यूएट करते हैं फॉर्म्ड स्टूल्स, और जो परगेटिव्स हैं वो इवैक्यूएट करते हैं लूज स्टूल्स। जो ड्रग्स हैं 4 टाइप्स की होती हैं। पहली है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रान, सीलियम, मिथाइल सेलुलोज और इस्फागुला तो सुना भी हुआ हमने, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। पहली बात तो हाइड्रोफिलिक क्या करती है, ये वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब करती हैं और तभी तो वो बल्क बनता है। हाइड्रोफिलिक है तो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और जो कोलोन है उसे डिस्टेंड करेगी, कोलोन को डिस्टेंड करेगी और फिर जब कोलोन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फिर पेरिस्टालसिस होगी। समझ आया? हाइड्रोफिलिक थी ये लोग। ये मान लो मिथाइल सेलुलोज मान लिया, वो हाइड्रोफिलिक थी। उसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर को एब्जॉर्ब किया तो फिर ऑब्वियसली जहाँ से वो जा रही थी वहाँ पे प्रेशर पड़ा तो डिस्टेंड हुई कोलोन, और कोलोन के डिस्टेंड होने से पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट हुई। पेरिस्टालसिस होने की वजह से इवैक्यूएट हो गया। अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंड हुई कोलोन, प्रेशर पड़ा कोलोन के ऊपर क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, तो हम लोग इसे नहीं ले सकते मेगा कोलोन में। जिनको मेगा कोलोन की प्रॉब्लम होती है ऑलरेडी, उनके ऊपर हम ये प्रेशर नहीं डाल सकते और डिस्टेंशन नहीं कर सकते हम इंटेस्टाइन की। सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेगा कोलोन। दीज आर इनडाइजेस्टेबल, या फिर बैक्टीरिया फर्मेंट करता है इनको। तो बैक्टीरिया जब फर्मेंट करता है ना किसी भी चीज़ को, तो फ्लैटस या फिर ब्लोटिंग जैसा होता है कि गैस भर जाती है। तो दीज ऑल आर इनडाइजेस्टेबल एंड कॉजेज ब्लोटिंग। तो जो बल्क वाली हैं वो एक्शन कैसे करती हैं? हमने बोला कि वाटर को वो एब्जॉर्ब करवाती हैं, फ्लूइड की सिक्रीशन करवाती हैं। कैसे करवाती हैं ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे थ्योरी है कि वो स्टिमुलेट करती है ईएनएस वाले सिस्टम को, एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, वो आगे उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देगा। और सेकेंड चीज़ है कि जो कोलोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर वाटर है, फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी सिक्रीशन होगी तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। पहली बात कि अब हमें जब भी डेफिकेट करना है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो डिपेंडेंस। और माइएंट्रिक प्लेक्सस होता है ना, जो हमने यहाँ पे बोला ना, ईएनएस के अंडर कौन आता है? माइएंट्रिक प्लेक्सस से तो आता है, एक माइएंट्रिक आता है और एक सबम्यूकोजल प्लेक्सस आता है। तो जो माइएंट्रिक प्लेक्सस है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है लॉन्ग टर्म ज़्यादा यूज़ करने पे। और हो सकता है सब पेशेंट्स में नहीं, हो सकता है कईयों में हो जाए। और उसके बाद कोलोनिक एटोनी एंड डायलेशन जो है दैट इज स्टिमुलेंट और इरिटेंट। इसमें सबसे पहली एग्जांपल है बीसाकोडाइल। अब ये इरिटेट करेगा म्यूकोजा को, और म्यूकोजा इरिटेट होने पे क्या करेगा, पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट करेगा, और पेरिस्टालसिस एक बार हो जाए तो दैट विल इवैक्यूएट। तो बीसाकोडाइल है वो ओरली भी हम ले सकते हैं। अगर ओरली लेनी है तो रात को लो, और रेक्टली यूज़ करनी है तो 1 घंटे पहले यूज़ कर लो। ये हाइड्रोलिसिस करवाता है अपनी। देखो ये एंटेरिक कोटेड है, ठीक है, एंटेरिक कोटेड है तो ये ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में आके ही घुलेगा, ठीक है। इसको हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है टू बिकम एक्टिवेटेड।
जो बीसाकोडाइल है ना वो एंटेरिक कोटेड है, तो हमें उसकी कोटिंग निकालनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। हम लोग एंटेरिक कोट क्यों करते हैं? ताकि वो स्टमक का जो HCl है वो उसे बर्बाद ना कर दे उस दवाई को। बीसाकोडाइल है, कौन उसकी हाइड्रोलिसिस करता है? एस्टरेसिस। और इस एक्टिवेशन को ये टाइम लग जाता है, इसीलिए इसका जो इफ़ेक्ट है, जो भी इसका इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है उसको 6 to 10 आवर्स लग जाते हैं उसकी इफ़ेक्ट को आने के लिए। सेकेंड वन इज़ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, दैट इज़ एलो, सेना, कैस्कारा। एलो तो पता ना, एलोवेरा वो एक प्लांट है, ये तीनों ही प्लांट्स हैं वैसे तो। एलो, सेना एंड कास्कारा ये बॉबल मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर हम लोग ओरली लेते हैं तो 6 to 12 आवर्स ऐसे लगते हैं, अगर हम रेक्टली यूज़ करते हैं तो इट इज़ 2 आवर्स। वो हमने कब 1 घंटे पहले किया था, इसको 2 घंटे लग जाते हैं एंथ्राक्विनोन्स को। इसको भी हम क्रोनिक के लिए यूज़ करेंगे अगर, तो इसके अंदर ब्राउन पिगमेंट्स आ जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली ये लोग ब्राउन पिगमेंटेशन कर देते हैं कोलोन की, तो कोलोन की ब्राउन पिगमेंटेशन कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं मेलेनोसिस कोलाई। आज जो है दैट इज़ फिनोल्फ्थलीन, दैट इज़ आउटडेटेड नाउअडेज। देन कम्स थर्ड पार्ट आता है स्टूल सर्फेक्टेंट एजेंट्स या फिर स्टूल सॉफ्टनर्स। इसमें जो स्टूल है जो हार्ड होती हैं जिनकी, उनको सॉफ्ट करने का काम करता है। बेसिकली मिनरल ऑयल्स नहीं होते, अगर ऑयल ऑब्वियसली किसी चीज़ में ऐड करते हैं स्टूल के अंदर तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट बना देगा ना उसको, ताकि वो इवैक्यूएट ईजिली कर जाए। तो उनके लिए यूज़ होते हैं डोकोसेट्स और लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है वो मिनरल ऑयल से ही डिराइव्ड होती है। स्टूल सॉफ्टनर लुब्रिकेट करेगा फीकल मटेरियल को। कैसे करता है ये लुब्रिकेट? रिटार्ड करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि उसमें कोलोन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन को अगर हम लोग फिकस से वाटर की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवा दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, उसके अंदर वाटर स्टे करेगा। साथ में क्या होता है, ये वाली जो मेडिसिन है ये हमें कभी रात के टाइम पे जब हमने लेटना हो तब कभी भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, मतलब लेट कर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ये लंग्स के अंदर चली जाए, लंग्स के अंदर जाना मतलब एस्पिरेशन होना, एस्पिरेशन हो जाए तो वहाँ पे, बिकॉज ऑयल है ना, ऑयल इज़ अ लिपिड, सो इट विल कॉज लिपिड निमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी एस्पिरेशन अगर हो जाए स्टूल सॉफ्टनर्स की, लिक्विड पैराफिन की, तो फिर लिपिड निमोनिया हो जाता है। साथ में मिनरल ऑयल क्या करते हैं, वो मैक्रोफेजेस जो हैं उन्हें इंजेस्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस उन्हें इंजेस्ट कर देते हैं, तो वो क्या बना सकते हैं, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। और ये जो ऑयल है ये उसके अंदर रेक्टम के अंदर आता है, इसीलिए जो क्लोथ्स हैं वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि रेक्टम में आएगा ऑब्वियसली, तो सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स हो जाती है। साथ ही साथ ये जो है लिपिड की एब्जॉर्प्शन, जो लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, इनकी एब्जॉर्प्शन को वो डिक्रीज कर देता है। देन द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। नाम से पता लग रहा है ऑस्मोटिक की ऑस्मोसिस होगी, और ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो ड्रॉ कर लेगा और इजीली इवैक्यूएट हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सॉर्बिटॉल, लैक्टुलोज एंड PEG। अब ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है इसे हम लोगों को कार्डियक पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए। और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम लोग को बच्चों में बहुत ही ध्यान से देना चाहिए, या फिर जिनको रीनल फेलियर हो, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑलरेडी उनके अंदर, रीनल फेलियर के अंदर मैग्नीशियम जा नहीं रहा रीनल पाथवे के थ्रू, ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी है और ये हमने और दे दी तो हाइपर मैग्नीशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल PEG, ये जो है ये हम लोग तब देते हैं जब हमें सर्जरी करनी हो या फिर हमें एंडोस्कोपिक कोई प्रोसीजर करना हो हमें, तो हम लोग GIT को कोलोन को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। सॉर्बिटॉल और लैक्टुलोज जो हैं वो शुगर्स हैं, कोलोन के जो बैक्टीरिया हैं वो उसे मेटाबोलाइज करते हैं। अगर बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज करता है तो फिर उसके बाद फ्लैटस या फिर क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो PEG है इसमें कोई सिग्निफिकेंट फ्लैटस या क्रैम्प्स नहीं होते। तो जो लैक्टुलोज है वो इंटेस्टाइन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस बेसिकली करता है वाटर की। अब जब एसिड बनता है तो pH जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है।
pH डिक्रीज होना मतलब H पॉजिटिव, एसिड का मतलब H पॉजिटिव होता है ना। तो जो अमोनिया होती है, जो कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, वो इस प्रोटॉन के साथ मिलकर अमोनियम बना देती है। नॉर्मली जो अमोनिया होती थी वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाती थी, लेकिन अमोनियम जो है इंटेस्टाइन से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमोनिया की एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अमोनिया की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हम किस केस में करना चाहते हैं? कोई ऐसी बीमारी होगी ना तो उसमें अमोनिया की हमें डेफिशिएंसी चाहिए, तो दैट इज हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी वो प्रॉब्लम थी जिसमें अमोनिया जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता था, इतना ज़्यादा अमोनिया हो जाता था। तो तब हम यूज़ कर सकते हैं इन हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को कम करना, लैक्टुलोज। देन इट इज़ ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। अभी तक हमने पढ़ी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, ये है स्पेसिफिकली हमने कोई ओपियोइड दिया है। ओपियोइड क्या होता है? जैसे मॉर्फिन होती है ना, मॉर्फिन हम कब देते हैं? जब हमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो पेन रिलीवर है बेसिकली ओपियोइड। तो उसको कंज्यूम करने के बाद कॉन्स्टिपेशन होना, दैट इज़ ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए कुछ मेडिकेशंस हैं, दैट इज़ मिथाइल नैलटेक्सोन, नैलोक्सेगोल, एल्वीमोपैन। तो ये जो नालटेक्सोन और नैलोक्सेगोल है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ये मेनली पेरिफेरी पे ही एक्ट करते हैं। एल्वीमोपैन जो हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में यूज़ होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में जब हम ओपियोइड यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम पे, तब ये ओपियोइड जो है कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं, तो हम लोग इसको एल्वीमोपैन यूज़ करते हैं। एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है दैट इज़ नैलोक्सोन और ऑक्सीकोडोन। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हम यूज़ करते हैं 1:2 में, 1:2। क्यों? ऑक्सीकोडोन हमें यूज़ करना ही करना है क्योंकि ओपियोइड भी हम एमी तो यूज़ नहीं कर रहे ना, ओपियोइड हम किसी ना किसी वजह से यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें एनाल्जेसिया देने के लिए ओपियोइड दिया ऑक्सीकोडोन, साथ में कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए हमने दे दिया नैलोक्सोन। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमने दे दिया। एल्वीमोपैन जो है वो वैसे ब्लैक बॉक्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स उसके वजह से बहुत ज़्यादा हैं। इट इंक्रीजेज अ कार्डियोवैस्कुलर डेथ रिस्क, सो इट इज़ इन ब्लैक बॉक्स। देन कम्स इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में स्पेसिफिकली जब कॉन्स्टिपेशन होती है, एक सिंड्रोम है ना, सिंड्रोम में कितने सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो एक कॉन्स्टिपेशन जिसमें प्रिडोमिनेंट है उस केस में कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं? दैट इज़ ल्यूबिप्रिस्टोन। पहला जो नाम आता है दिमाग में दैट इज़ ल्यूबिप्रिस्टोन। ल्यूबिप्रिस्टोन क्या करता है? क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट कर देता है। क्लोराइड चैनल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो क्लोराइड ऑब्वियसली क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, राइट? तो वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगी। देन कम्स प्रोकैलोप्राइड। प्रोकैलोप्राइड जो है 5-HT4 एगोनिस्ट है, मतलब कि प्रोकाइनेटिक है, मतलब कि वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है। प्रोकाइनेटिक मतलब मोटिलिटी को बढ़ाना। देन इट इज़ लिनैक्लोटाइड। लिनैक्लोटाइड जो है वो गुआनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करता है, गुआनाइल साइक्लेस को, जो कि आगे साइक्लिक GMP वगैरह इंक्रीज करेंगे। उसके बाद क्लोराइड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, क्लोराइड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वाटर की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, वाटर फॉलो करेगा। सेम वही जो उसमें हो रहा है ना लूबिप्रिस्टोन में, लूबिप्रिस्टोन में डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो रहा है, लिनैक्लोटाइड में गुआनिल साइक्लेस एक्टिवेट हो रहा है और फिर क्लोराइड की सिक्रेशन हो रही है। और लैक्सेटिव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम विच इज कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट. So yeah, these were the drugs used in constipation. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.